नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ यहाँ पर वैद्या कलाजी कासलीवाल हैं। आपका स्वागत है। यहाँ पे काफी लोग वैद्या जी को पर्सनली जानते हैं, काफी लोग उनके द्वारा ट्रीटेड भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आप उनसे रोज मिलते भी हैं। जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ मैं उनके बारे में आपको बताऊं। कलाजी कासलीवाल आयुर्वेदाचार्य हैं। उन्होंने अस्थमा में एमडी किया है, हाइपरटेंशन में पीएचडी। वो पिछले 40 वर्षों से अपने पिताश्री वैद्यराज सुशील कुमार जी के साथ आरोग्य भारती में आयुर्वेद और प्राण पद्धति के द्वारा पेशेंट्स को देख रही हैं, उनका उपचार कर रही हैं। She has also visited many countries and have conducted Ayurveda camps, and more than 5,000 patients have been treated by her. And there are lot many books which have been written by her, and many of them are on the way. आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? शेफाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लग रहा मुझे और सभी को सादर अभिनंदन, नमन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेरी आप सबसे निवेदन है, प्लीज पेन और पेपर अपने पास रखें, क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन हम आपको काफी कुछ बताएंगे जो आप लिखना चाहेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज चैट में लिखते रहिए। एंड ऑफ द सेशन हम आपके सारे क्वेश्चंस जितना भी हम कर पाएंगे हम उनका जवाब देंगे। एंड प्लीज आई हैव केप्ट ऑल ऑफ यू ऑन म्यूट। इन द लास्ट मैं आप सबको अनम्यूट कर पाऊंगी सो दैट वी कैन हैव अ 1-to-1 विद यू ऑल। लास्ट टाइम पिछले सेशन में हमने डायबिटीज के बारे में जानकारी ली थी, डायबिटीज के बारे में जाना था, कारण निवारण, काफी सारे घरेलू नुस्खे आप लोगों को बताए थे। आज का टॉपिक, आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है थायराइड। आज आप भी देख रहे होंगे हर किसी को, हर कोई थायराइड के बारे में जानना चाहता है, बात करना चाहता है या वो उससे पीड़ित है। तो आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं थायराइड के बारे में। कला जी, आप मुझे बताएं थायराइड आखिर बीमारी क्या है? थायराइड हमारे गले में, शरीर में एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन में गले के नीचे यहाँ बीच में होती है। यह बटरफ्लाई की जैसे, तितली की जैसे आकार की ग्रंथि होती है जो हमारी श्वास नली से चिपकी हुई रहती है और इस ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इसका जो काम है वह काम है हमारे शरीर में थायरॉक्सिन बनाना और उस थायरॉक्सिन हार्मोन को हमारे ब्लड में मिक्स करके मेटाबॉलिज्म तक उसको पहुंचाना। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे शरीर को जो हम लेते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, एयर लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसको हमारे शरीर में अंदर ब्लड के साथ मिक्स करके उस एनर्जी लेवल को बढ़ाना। वो ज़्यादा है, कम है, उसको विघटन संगठन करके हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना। ये काम सारा हमारा इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में 3 काम करती है। पहला, जो कुछ हम खाते हैं उस पाचन क्रिया को कंट्रोल करती है। दूसरा, हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है। और तीसरा, जो प्रोटीन हमारे शरीर में होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है। ये थायराइड ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है, पहला T3 और दूसरा थायरॉक्सिन। और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, थायराइड किसको होता है और किस एज में होता है? थायराइड किसी भी एज में हो सकता है, इसकी कोई एज का इसमें बंधन नहीं है। लेकिन थायराइड लगभग 20 से 40 वर्ष की आयु वाले स्त्री पुरुष दोनों को होता है।
लेकिन महिलाओं में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, ये हार्मोन हमें जितनी ज़रूरत है शरीर में उससे कहीं ज़्यादा होता है और कभी कभी उससे कम बनता है। तो इस तरह जहाँ ज़्यादा होता है उसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं, और जहाँ कम होता है उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। ये तो आपने बताया कि थायराइड क्या होता है और औरतों को ज्यादा होता है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि औरतों को क्यों ज्यादा होता है ये इसके बहुत सारे कारण हैं जिससे ये थायराइड महिलाओं को ज़्यादा होता है। इसमें आयोडीन की कमी भी हो सकती है। हमारा जो शरीर का खुद का हार्मोन है वह जब बनना कम हो जाता है, और जब बनना कम हो जाता है तो हमारे शरीर का पाचन, प्रोटीन, एनर्जी लेवल, ये सारा सब कम हो जाता है और बॉडी में आयोडीन की कमी भी हो जाती है। थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि थायराइड के सिम्टम्स क्या हैं? थायराइड के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे वजन का तेजी से घटना या बढ़ना, बहुत अधिक थकावट होना, कभी बहुत ठंड लगना, कभी बहुत गर्मी लगना, आवाज़ का भारी होना, डिप्रेशन होना, नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना, बालों का झड़ना, टूटना, और बिना एज के ही उनका सफ़ेद हो जाना, मांसपेशियों में, यहाँ जोड़ों में दर्द होना या ऐसा लगना जैसे कि वो बहुत टूट रही है, हम बदन टूट रहा है, और हमारी स्किन में एलर्जी हो जाना, खुजली हो जाना, रैशेज हो जाना, और ये जो नाखून भी हैं ये भी हमारे धीरे धीरे पतले हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, लाइनिंग्स हो जाती हैं। जब इतने सारे सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं तो हम फिर समझ पाते हैं कि कहीं हमें कोई थायराइड तो नहीं हो गया है, कि कोई कम वाला या ज़्यादा वाला। फिर हम जाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो हमें उससे पता लगता है कि हमें क्या है। ये सारे लक्षण जो है थायराइड के होते हैं। थायराइड के कारण क्या है? थायराइड क्यों होता है? मतलब क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे? इसमें सबसे पहला है आयोडीन। क्या होता है हमें कुछ मालूम ही नहीं होता है, और हम इतने नमक का प्रयोग करते हैं बिना मतलब, हम ऊपर से सब्जी में मिला मिला के खाते हैं, या कुछ लोग नमक खाते ही नहीं है। तो आयोडीन की कमी से या अति से हमको किसी भी प्रकार का थायराइड हो सकता है। उसमें दोनों में से कोई भी एक हार्मोन ज़्यादा या कम हो सकता है। दूसरा, यह बच्चों को कभी कभी जन्म से भी होती है और कभी कभी हमको वंशानुगत भी होती है। जैसे परिवार में किसी को थायराइड हो, मदर को, फादर को, या किसी को भी, तो ये हमें वंशानुगत मिल जाती है। तो उसको कहते हैं हेरिडिटरी, कि हमको वंश से ही मिली है। और तीसरा, प्रेगनेंसी। आजकल प्रेगनेंसी में थायराइड का रोग बहुत होने लग गया। इसका जहाँ तक मैं समझती हूँ एक कारण ये है कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है। जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है तो थायराइड ग्रंथि जो है वह अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो कभी उसका हार्मोन ज़्यादा छूटता है, कभी उसका हार्मोन नहीं छूटता है। इस कारण से हमको थायराइड ग्रंथि हो जाती है। चौथा है बहुत अधिक दवाइयों के सेवन से। जैसे कुछ लोग हाइपरटेंशन के, लो ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, हार्ट के, किसी भी तरह की जो लंबी बीमारी है, क्रॉनिक है, या कुछ लोगों को शौक ही होता है दवाइयाँ लेने का कि कोई ना कोई दवा रोज खानी है, तो हम किसी भी प्रकार की जब औषधि का रोज प्रयोग करते हैं तो अधिक समय तक उनका उपयोग करने से, उनकी अति होने से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने से उनकी मात्रा
कम और ज़्यादा होने से इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद हमारा आहार, क्या हमारा खान पान, उसमें हम जैसे आज के समय में लोगों के भाव होते हैं कि हम बहुत मोटे नहीं हो, हम बिल्कुल लाइट रहें, तो वो लोग क्या करते हैं, सोया के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब उसमें सोया के दूध भी लेंगे, सोया का आटा भी लेंगे, सोयाबीन का तेल भी लेंगे। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि हम एक चीज को, एक द्रव्य को कितनी मात्रा में खाने में हमें लेना चाहिए, क्या ये हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है या नहीं है, और हम उसे लेते ही चलते हैं, लेते ही चलते हैं। तो ऐसे किसी भी तरह कोई भी वनस्पति द्रव्य तेल के रूप में, आहार के रूप में या आटे के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, तो उनकी मात्रा अति हो जाने से भी वह थायराइड को पैदा करती है। उस कारण से भी हमारे शरीर में थायराइड पैदा हो जाता है। ये तो आपने बताया कि थायराइड क्या है, उसका कारण क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं। जो हम सब यहाँ पर अभी जानना चाहते हैं आपसे, हम किस प्रकार आयुर्वेदा के थ्रू थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। क्या क्या घरेलू नुस्खे हैं या क्या पद्धति आप अपनाते हैं जिससे कि थायराइड से हमें उससे छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा तो मिल ही जाएगा शेफाली जी, लेकिन हम पहले ये देखें कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं देखती हूँ रोज जब मरीजों से मैं मिलती हूँ, देखती हूँ, तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उन माओ को ये पता नहीं कि हमारा बच्चा 9 महीने का है, क्या वह अन्न खाने लायक है या दूध पीने लायक है या वह दोनों के ही खाने लायक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको खाना खिलाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, 9 महीने का बच्चा है और उसको एक कटोरी में दही लिया, चावल लिया, मिक्स किया, उस बच्चे को ठूस ठूस के खिलाते हैं। अब उन माँ से पूछिए कि क्या बच्चा चलने लग गया है, दौड़ रहा है, उसके दांत आ गए हैं, ये सब बात यदि है तो हम उस बच्चे को फिर भी अन्न खिलाएंगे तो चलेगा। मगर वो बच्चे में कोई भी एक्टिविटी नहीं है और हम उसको ठूस ठूस के खिला रहे हैं, तो क्या होगा उससे? उसका जो कुछ खाया हुआ भोजन है वह पेट में जाएगा और पेट में जाकर के उसके मेटाबॉलिज्म को, उसकी पाचन क्रिया को विकृत करेगा, क्योंकि उसके लीवर में इतनी ताकत ही नहीं है, इतने एंजाइम्स नहीं है बिगर एक्टिविटी के कि वह उसको पचा सके। तो ये बात हमारी इसी तरह हमारे बड़ों को भी शुरू होती है कि जब तक हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, कोई और कार्य ना हो, तो हमें भोजन, हमारा खान पान हमारे उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए जितनी हमारे शरीर की पाचन की कैपेसिटी है, जो हमारी ऊर्जा में, हमारे ब्लड में मिक्स हो सके और एनर्जी लेवल को बढ़ा सके। नहीं तो वह हमारे दूसरे हार्मोन को डेवलप करेगा जो कि हमको, हमारे शरीर को विकृत करेगा और व्याधियां पैदा करेगा। अब इसमें जैसे चाय, हम बहुत ज़्यादा चाय पिएंगे तो हमारा उससे लीवर फंक्शन गड़बड़ होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो क्या होगा उसमें बहुत अधिक चाय पीने से हमारे शरीर में जो अग्नि है, पित्त है, या जिसको आप लोग एसिडिटी कहते हैं, वह बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, हमारी भूख कम हो जाएगी। एक तरफ अग्नि बढ़ रही है, एसिडिटी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तरफ हमारी जो पाचन क्रिया है वह कमजोर हो रही है। तो जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ हम खा रहे हैं, वह पच नहीं पा रहा है और कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो एसिड में। और वह एसिड हमारे जोड़ों में जाकर, हमारे किडनी में जाकर, किसी तरह हमारे हार्ट को जाकर तकलीफ देता है। तो हम बहुत चाय पिएंगे, बहुत कॉफ़ी पिएंगे तो वह भी हमारे ब्लड को गड़बड़ करेगा। तो हमें जितनी आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, हम उतनी ही चाय
पिए। और चाय जहाँ तक हो सेपरेट पिए, काढ़ा बनाकर ना पिए जिसमें अदरक भी हो, इलायची भी हो, सौंठ भी हो, काली मिर्च भी हो। फिर वह आपकी चाय नहीं है, वह आपका चाय का काढ़ा हो गया। हम चाय को पानी उबालें, चाय पत्ती उसमें डालें और 5 मिनट ढक के रख दें। हम छाने, चीनी मिलाएं और उसे पिएं। यह चाय हम दिन में 10 बार भी पिएंगे तो यह हमको फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अधिक आयोडीन का प्रयोग भी थायराइड को डिस्टर्ब करता है। हमें जब आयोडीन बहुत ज्यादा हो, थायराइड बढ़ रहा हो, तो हमें आयोडीन वाला नमक नहीं लेना चाहिए और वहाँ सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हो इसी कारण से, थायराइड के कारण से, तो हमको वहाँ पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए और आयोडीन युक्त वाला नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सोया के प्रोडक्ट्स भी हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। भोजन में हमको किसी भी प्रकार की गोभी, जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, शलजम या जितने जमीकंद हैं उनका भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए। शुगर प्रोडक्ट जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट या जितने बाजार के प्रोडक्ट हैं उन्हें हम कम से कम उपयोग करें। फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स ना खाएं जिसमें फाइबर नहीं हो, शुगर लेवल ज़्यादा हो, उनको हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। जंक फूड में मैदा होती है, सूजी होती है, वह जाकर हमारे आंतों में चिपक जाती है। चिपकने के कारण हमें कब्जी रहने लग जाती है, तो हमको उनका भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे कि वह हमारे धमनियों में, आर्टरीज में या नस नाड़ियों में रुके नहीं, ब्लॉकेज नहीं करे, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो जाता है, वह भी नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत अधिक तेल, जंक फूड, मैदा, ये सब चीजें खाएंगे और हमारी पाचन क्रिया कम होगी, तो जो कुछ हम खा रहे हैं वह ऊर्जा में परिवर्तित ना होकर बल्कि फैट में, लिपिड में बढ़ जाएगी और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वह बढ़ जाएगा। उससे हमारे तो नुकसान होगा। कला जी, मैं आपसे इसका कुछ घरेलू उपचार भी जानना चाहूंगी। आप वैसे भी बहुत फेमस है अपने घरेलू उपचार बताने के लिए। घरेलू उपचार में मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो अपने घर में इजीली मिल जाए और उसके लिए हमको खरीदने के लिए बाहर न जाना पड़े। अब सबसे पहले तेज पत्ते लें। तेज पत्ता हमारे गरम मसाले का एक भाग है। जो गरम मसाला हम सब्जियों में, दाल में, इनमें डालते हैं, उसका एक हिस्सा है, एक कंटेन है जिसके बगैर गरम मसाला नहीं बनता है। तो ये हम तेज पत्ता लें, 2 तेज पत्ते को लेके उसे कूट लें, कूट के 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। उबालकर 1 कप जब रह जाए छान लें। छान कर उसमें 10 बूंद नींबू, इतना सा चने बराबर या बादाम बराबर गुड़ उसमें डालें और धीरे धीरे एक एक घूंट जब पीने लायक हो जाए तब पिएं। इसका प्रयोग हमें सुबह खाली पेट करना है, जिससे कि जो कुछ हमारा पेट में म्यूकस है या अपचा हुआ कोई रस है, जिस उससे उसका पाचन अच्छी तरह हो जाएगा। लेकिन एक बात है,
जिन लोगों को दौरा आता हो, मिर्गी आती हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, उनका इसको नहीं लेना चाहिए, उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, धनिया, ये भी हमारा एक रसोई का ही अंग है। धनिया के बिना कोई भी सब्जी नहीं बनती है। तो हम साबुत धनिया लेंगे, साबुत धनिया को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे, उसको सिलबट्टे पे या चकला बेलन पे या खरल में मोटा मोटा कूट लेंगे। एक धनिया की 2 फाड़ कर लेंगे, बस इतना ही करना है। तो लगभग 10 ग्राम या 2 चम्मच धनिया हम रात को एक कांच का गिलास लें, उसमें 2 चम्मच धनिया डालकर ऊपर से पानी डालकर रख दें। सुबह उस पानी को हम उबालकर छान लें। छान के ठंडा करके निवाया हमारे शरीर के तापमान के बराबर उसको गर्म रख के एक एक घूंट पिए। यह हमारे शरीर में बहुत ही फायदा करेगा। इससे मोटापा, हमारे खून की शुद्धि, वायु की वृद्धि, कब्जी, छींके आना, इतने सारे लक्षणों में वह धनिया काम करेगा। क्योंकि धनिया पहली दर्जे में, यानी यहाँ तक जब पिएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। उसके बाद पेट में जाकर उसकी तासीर बदल जाती है। कहते हैं पहले दर्जे में तर है, दूसरे दर्जे में गर्म है। तो जब हमारे पेट में जाएगा तो पेट में जाकर वहाँ की अग्नि को बढ़ाएगा, और जिस अग्नि के कम होने से हमारे को जो थायराइड बढ़ रहा है या कफ बढ़ रहा है, उस कफ का पाचन करेगा। ऐसा आयुर्वेद की दृष्टि है। तीसरा है दालचीनी, धनिया और अजवाइन। ये सारी चीजें भी हमारे रोजमर्रा में काम आती हैं, लेकिन हम इसका उपयोग जानते ही नहीं है। इन तीनों चीजों को हम बराबर क्वांटिटी में पीसकर या मोटा मोटा कूट कर रख लें, और इसमें से 1 चम्मच पाउडर को लेकर गर्म पानी में घोलकर पी जाएं। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो उसको मोटा कूट के रख लें, तो फिर हम उसको उबले हुए पानी में भिगो दें और 15 मिनट बाद उसे छानकर पी लें। और चूरन बनाएंगे तो मिक्सी में ग्राइंड कर लें। पाउडर बनाकर 1 चम्मच चूरन को खाना खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी से ले लें। तो यह चूरन हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे लिवर एंजाइम्स बढ़ेंगे, कब्जी दूर होगी, डकारें आती होंगी, पेट में आफरा आता होगा, और बार बार मोशन जाना होता हो, और भी इसके अलावा पीरियड्स की, पीसीओएस की, पीसीओडी की, इन सब की जितनी भी शिकायतें हैं इस चूरन से ठीक हो जाएगी। फिर प्रयोग है अदरक या सौंठ। हम इसमें दोनों चीज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अदरक के सीजन में हम अदरक का उपयोग करें। जो लोग अदरक नहीं खाते हैं क्योंकि वे जमीकंद है, तो वे लोग सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, मगर सौंठ का टुकड़ा 1 ग्राम से ज्यादा नहीं हो, और अदरक का टुकड़ा लगभग 1 इंच 2 इंच हो, जिसके हम छोटे छोटे पीस काटकर पानी में बॉईल करें। 1.5 कप पानी में हम 1 कप रख लें और उसे उबालकर छान कर जरा चीनी मिलाकर एक एक घूंट पिए। लेकिन अदरक का प्रयोग वे लोग करें जिनके गले में बहुत कफ आता हो, जिनका शरीर मोटा हो, जिनकी कफ की प्रकृति हो, या रोज रोज कफ के कारण कोई भी इनको तकलीफ होती हो, गला खराब हो जाता हो, नाक बहती हो, आवाज भारी हो जाती हो, इतने लक्षण जिसमें हो वे अदरक का प्रयोग करें।
और जिनकी वायु बढ़ रही हो, गैस बनती हो, हाथ पैरों में दर्द हो, सिर दुखता हो, क्रैम्प्स आते हो, वे लोग सौंठ का प्रयोग करेंगे तो उन्हें आराम होगा। दोनों एक ही चीज है, मगर दोनों की तासीर फर्क है। अदरक गीला है, इसलिए तीखा होने से वो कफ का शमन करेगा, और सौंठ सूखी है तो सूखा होने से वह वायु का शमन करेगा। इसलिए जिसको जैसी जरूरत है वह उसी चीज का उपयोग करें। एक और प्रयोग है, वह है अन्न, धान। जिन लोग को थायराइड हो, वो उन लोगों को कौन सा आटा खाना चाहिए? क्या उन्हें गेहूं का आटा खाएं या चने जौ का खाएं? कौन सा खाएं? इसलिए बेहतर होगा कि वे अकेला गेहूं न लें। उस गेहूं में 5 किलो गेहूं में 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा और 1 किलो चना छिलके वाला, ये चारों चीजें मिला लें। इनका आटा घर में ही पीसे, क्योंकि बाजार की चक्की में दूसरा आटा मिक्स हो जाता है। तो घर में ही पीस कर उसकी रोटी बनाकर खानी चाहिए। इस रोटी के खाने से हमें बहुत फाइबर मिलेगा, और फाइबर मिलने से पेट की आंतों को बल मिलेगा और कब्जी भी नहीं होगी। किसी तरह के ग्लूटीन नहीं होने से कोई प्रकार की एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि अकेले गेहूं के आटे में बहुत ज़्यादा ग्लूटीन होने से हमको स्किन एलर्जी हो जाती है। क्योंकि आजकल इतना केमिकल इन सबको प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं कि वो केमिकल्स जाकर के हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के रिएक्शंस करते हैं, जिससे स्किन डिजीज, बालों का झड़ना, गले का रोग होना, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये सब उन्हीं इसी कारण होते हैं कि गेहूं आजकल हम लोग धोकर नहीं खाते हैं। यदि हम सारे धान को, दालों को, गेहूं को, अनाज को, चावल को, इनको खाएं, धो करके खाएं, तो ये सब बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। चावल भी हम ले सकते हैं, लेकिन चावल हमको इसमें बिना पॉलिश वाला, छिलके वाला लेना चाहिए, जिसे कि हम बिहारी चावल या मोटा चावल कहते हैं। वह चावल हमारा वजन नहीं बढ़ाएगा, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राजस्थान में चावल का प्रयोग कम होता है। जो धान, जो वनस्पति जहाँ पैदा होती है, उसका उपयोग यदि उसी स्थान पर किया जाए तो उसका ज़्यादा लाभ होगा बनस्पत कि हम दूसरी जगह उसका उपयोग करें। अब फलों में हम अनानास लेंगे। अनानास हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, और उसे हमें रस निकालकर, जूस बनाकर या उसको चाशनी में डालकर हम खा सकते हैं, जिससे हमारा पेट एकदम ठीक हो जाएगा, और वह अनानास हमारे कब्जी भी नहीं करता है। इसलिए हमको ट्वाइस ए वीक अनानास का जूस या अनानास जरूर लेना चाहिए। थैंक यू कला जी, आपने काफी कुछ बताया कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे क्या उपाय करने चाहिए। मैं आपसे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज और जानना चाहती हूँ, ये योग से भी कैसे ठीक हो सकता है? आप काफी योग बताते हैं लोगों को, जो वो घर में हर एज का व्यक्ति कर सकता है, जो इजी होते हैं। कुछ एक मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये योग से बहुत जल्दी ठीक होता है। हम तो हमारे यहाँ रोगी को जब आते हैं दवा देते ही नहीं है, हम उनका प्राणोपचार ही करते हैं। और फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम हमारे हाथ के द्वारा उनके थायराइड ग्लैंड को हाथ से ही ठीक कर देते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसको करना चाहिए, करने से उसमें हमारे इफेक्ट उसका पेट पे होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट पेट पे ज़्यादा होता है। सबसे पहले पेट ही मोटा होता है, तो हम पेट को मोटा होने न दें और वॉक करें,
एक्सरसाइज करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, बहुत सारे प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, उज्जाई प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, और कपालभाति भी कुछ लोग इसमें करते हैं। मैं लेकिन उसको करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि वह ऐसा एक व्यायाम है जो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बिना गुरु के उसे करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, और जब सीख नहीं पाएंगे और तेज 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 श्वास लेंगे तो ये हमारा जो एब्डोमेन है ये पूरा ऊपर यहाँ चढ़ जाएगा स्टर्नम के पास, और यहाँ चढ़ने से फिर क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा और वह दिन भर पेट के दर्द से परेशान होंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर, जैसे घर में झाड़ू है, पोछा है, रसोई का काम है, कपड़े धोना है, और जितने हम फिजिकल हमारे घर में जो काम बाइयाँ करती है, यदि वो काम हम स्वयं ही करने लग जाएं थोड़ा बहुत, तो इससे हम बहुत गले के रोगों से बच सकते हैं। इसमें जो फायदा है वो ये है कि जब हम बैठ के उकड़ू बैठ के जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्रेन से लेके पूरा हमारा स्पाइन पूरा स्ट्रेच होता है, और जब स्ट्रेच होता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है कंधे पर, और कंधे पर हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा C2, C3, C4 जो सर्वाइकल है बोन, उस बोन पे स्ट्रेच होने से हमारा थायराइड ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। दूसरा, उससे हमारे कानों की नसें बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं, जिससे कि कान के सुनने में, बहरापन में बहुत आराम मिलता है, वो नहीं होता है। तीसरा, हमारी जो फ्रोजन शोल्डर आज हर आदमी को हो रहा है, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, इतनी जब हम एक्सरसाइज करेंगे सारी बार बार जब मूवमेंट होगा तो हमारे वर्टिब्राज ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो इन सारी एक्सरसाइज का, इस बीमारी का कनेक्शन हमारे रीढ़ की हड्डी से भी है, और खास तौर से सर्वाइकल बोन्स जो हैं ऊपर से मस्तिष्क जो चलती हैं स्पाइन में, वो दूसरा, तीसरा, चौथा वर्टिब्रा पे ज्यादा ध्यान दें और उसी की एक्सरसाइज करें। उसी की एक्सरसाइज अभी आपको हम आगे थोड़ा बतलाते हैं वीडियो से। आप सभी के लिए हमने कुछ एक योगा पोजेस कोलेट किए हैं जो हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और इजी टू बिगिन है। एक छोटी सी क्लिपिंग आपके लिए। हो सकता है नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज हों, मे बी आपको वॉइस इतना क्लियरली नहीं हो, लेकिन फिर भी आप सिर्फ देखें कि वो कौन सी योगा पोजेज हैं और वो कैसे कर रही हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शेयर इट विद यू। Now we are going to do Viprit Karni or legs up the wall pose. Take your legs very close to the wall. Connect your entire legs and hips to the wall and your upper body to the floor. Stretch your hands overhead and completely surrender your body here. Let the blood
flow from your toes to your knees and your thighs and your pelvic region, and activate your internal organs in the pelvic region. You can even stretch your hands at shoulder level and relax completely in this pose. Moving on to the next pose, now we are going to do Bhujangasana or Cobra pose. Lie down flat on your belly. Bring your hands close to your chest. Roll the shoulders back, pull the elbows in, keep the feet slightly apart and gently lift your upper body. Slowly come down and you can repeat again. This time you can go slightly higher. Keep the elbows slightly bent, pressing your pelvic floor onto the mat. This pose applies gentle pressure to the stomach and helps stimulate the functions of the ovary. आपने कुछ योगा पोजेस यहाँ पे देखे जो थायराइड के लिए हम डेली में घर पे कर सकते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली इजी टू डू फॉर ऑल द एज ग्रुप्स. आप भी कुछ योगा पोज हमें बताएं जो आप यूजुअली अपने सारे पेशेंट्स को बताती हैं और आप खुद भी करती हैं. हम सबसे पहले एकदम सीधे बैठेंगे पद्मासन में. बैठ के अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, आंख बंद करेंगे और गहरी सांस खींचेंगे. फिर दांतों को बीच के रखेंगे. जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकें. उसके बाद मुंह खोलकर छोड़ दें. इस तरह यह क्रिया 5 बार करनी है. हम 3 बार से शुरू करें, फिर 11 बार तक रोज सुबह करें. और जिस समय ये करेंगे हम पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, दांतों को जबड़े को बंद करेंगे, सांस को रोकेंगे, रोक के पूरा अंदर उसको घूमने दें वायु को. और जब फिर सांस छूटने लगे तब हम उसको मुंह खोलकर पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकाल दें. गहरी सांस खींचने से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगी और प्रेशर से जब छोड़ेंगे तो सारा कार्बन शरीर से बाहर निकल जाएगा. तो खींचना हमको धीरे धीरे है और छोड़ना हमको जल्दी है. उसको रोकना नहीं है, नहीं तो फिर विकार शरीर में रुक जाएगा. उसके बाद हम फिर शोल्डर्स को अपने ऊपर उचकाएंगे यूं. हम इसको भी 5 बार से लेकर जहां तक हमारी क्षमता है, जितनी हमारी आयु है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करें. जैसे 50 वर्ष का व्यक्ति है तो वह कुल मिला के 50 बार कर सकता है. लेकिन चाहिए हमको रोगी का बलाबल. हमारी शक्ति, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है. हर हमने कह दिया कि 50 बार करना है और हम उसको किए जा रहे हैं. थोड़ी देर बाद पता लगा कि हमको चक्कर आने लग गए. तो नहीं, जिस जगह हमें थकान महसूस हो रही है हम वहीं रुक जाएं और स्टेप बाय स्टेप 5-5 करके उसको बढ़ाएं. तीसरा है एक कंधे को यूं, फिर दूसरे को यूं. इस तरह 21 बार करें. और कुछ एक्सरसाइज आपको अभी वीडियो में हमने बता ही दी है. इतना ही काफी है. और इसके अतिरिक्त हमको वॉक करना चाहिए. वॉक करते समय भी गहरी सांस हम खींचें,
ऑक्सीजन को लें और कार्बन को छोड़ें और बातें ना करें वॉक करते समय। धन्यवाद। थैंक यू कला जी। अब समय है लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। काफी लोग यहाँ जानना चाहते हैं, काफी सारे लोग जिन्हें थायराइड है वो थायरोनॉम की दवाई ले रहे हैं काफी डॉक्टर्स से। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर एक बार थायरोनॉम वो दवाई ले रहे हैं क्या वो जिंदगी भर चलेगी? ये एक बात कहना चाहूंगी, यदि हम एलोपैथिक में जाएंगे तो एलोपैथिक चिकित्सकों का यही कहना होता है कि यदि आपने एक बार दवा शुरू कर दी है तो ये पूरी जिंदगी चलेगी। मगर मेरा ये कहना है कि यदि हमको ये पता लग गया है कि हमको थायराइड है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमको थायराइड किस कारण से हुआ है, तो हम कोशिश करें उस कारण को दूर करने का। यदि उस कारण को हम दूर कर देते हैं तो हम उस दवा से बच सकते हैं। एक पूछना चाह रहे हैं कि वो 50 mg थायरोनॉम ले रहे हैं और उनका वेट वजन लगातार कम होता जा रहा है, उसका क्या उपाय है? वो थायरोनॉम ले रहे हैं, वो थायरोनॉम उनका जो है वो डायग्नोस ही नहीं है, क्योंकि आप दवा लें और फिर आपको वो फायदा ना करे तो मैं सोचती हूँ कि शायद आपका डायग्नोस सही नहीं हुआ है। तो बेहतर है या तो आप हमसे मिलें या किसी और अच्छे चिकित्सक से परामर्श करें कि वह ये डायग्नोस करें कि उनको तकलीफ क्या है, उनके शरीर में और कहाँ ऑर्गन में गड़बड़ हो रही है या उनके कई सिस्टम में गड़बड़ है जहाँ एंजाइम्स कम बन रहे हैं और जो कुछ एंजाइम्स है, धातु हैं, वे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं उनके एनर्जी लेवल में, इसलिए उनका थायराइड बराबर बना हुआ है और वेट भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो मेरी दृष्टि से तो उसे दोबारा कंफर्म करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही उनको लेना चाहिए। एक जो यहाँ जानना चाह रहे हैं, मैम मेरा बेटा 8 साल का है और उसे थायराइड है, 75 mg की दवाई उस बच्चे की चल रही है, उसकी दवाई बंद होगी या नहीं होगी? वो जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उन्होंने कहा है कि है तो उम्र भर चलेगी। अब आप बताइए 8 साल के बच्चे को थायराइड है, हम कैसे उसका निवारण करें? उस बच्चे को एक बार आप हमारे यहाँ ले आइए तो हम देख करके आपको ये बता दें कि उस बच्चे की कौन सी ग्रंथि और बॉडी में कमजोर है जिसकी वजह से उसको जो उसका खुद का हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। क्योंकि यदि वह हार्मोन नहीं बनेगा और वो एक्सटर्नल भी लेगा तो उससे उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, उसका ग्रोथ रुक जाएगी, चाहे वह मस्तिष्क की हो चाहे बॉडी की हो, कैसे भी हो। और कब तक वो थायराइड की गोली खाएगा? वह गोली तो ताज जिंदगी चलेगी और कितना mg उसका बढ़ जाएगा। तो अभी तो आप कुछ दिन तक उसको दें, लेकिन उसके साथ में उसको अश्वगंधा चूर्ण जरूर दें, मिश्री मिलाकर गर्म दूध के साथ, और जो कुछ प्रयोग मैंने बताए हैं ये चाय वगैरह उसे पिलाएं। सुबह को उसे मॉर्निंग वॉक जरूर कराएं, उसे डांटे नहीं, बहुत टीवी या लैपटॉप उसको नहीं दें, उससे उसे वंचित करें। उसके दिमाग में कोई डर हो, दहशत हो तो उसको दूर करें, क्योंकि कभी कभी मेंटल स्ट्रेस हम बच्चे का जज ही नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्कूल का हो चाहे घर का हो, तो उससे भी उसका थायराइड लेवल बढ़ जाता है। ये दूसरे व्यक्ति जो जानना चाह रहे हैं कि गेम्स खेलने से भी थायराइड रिड्यूस हो सकता है क्या? वो 50 साल के हैं और वो रोज टेबल टेनिस खेलते हैं। हाँ, कहाँ तक हेल्प करेगा ये उनको? ये उसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज होने से थायराइड कम हो सकता है। लेकिन टेबल टेनिस खेलते हैं तो आप उसके साथ साथ उसमें प्राणायाम जोड़ लीजिए, अनुलोम विलोम करिए, ऐसा करिए, या जब टेबल टेनिस खेलते हैं या जब वॉक करते हैं तो हम साथ में उसमें सिंगिंग को जोड़ लीजिए, गाने को जोड़ लीजिए। हम गाना गाते हुए चलिए तो जो हमारा वोकल गार्ड है वो या हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो ऊपर नीचे होने से वो बैलेंस होगी और निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा।
एक और व्यक्ति जो ये जानना चाह रहे हैं, थायराइड के काफी कारण आपने बताए हैं, उन्हें कैसे पता कि उन्हें किस कारण से हो रहा है? ये आपका चिकित्सक बताएगा या आपके सिम्टम्स देख के हम बताएंगे कि थायराइड किस कारण से हो रहा है। एक कारण थायराइड का और है, वह हार्मोन्स डिस्टरबेंस। थायराइड के नहीं, हमारे जो गायनी के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से भी हमको पीसीओडी, पीसीओएस या जो हमारा साइकिल है लेडीज में पीरियड्स का, वह बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये भी इसमें एक मेन कारण है। जब हम रोगी हमारे पास आते हैं और हम उनको उल्टा लिटाकर उनके कमर पर, हिप्स पर, बम्प्स पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठेपन करते हैं, तो उनका थायराइड बैलेंस हो जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, आप जब देखते हैं तो हमारा थायराइड एकदम कम हो गया। और जब वो लोग हमारे पास नहीं होते हैं या किसी कारण से नहीं आ पाते हैं और वो अपने आचरण को नहीं सुधारते हैं, तो वो थायराइड वापस बढ़ जाता है। तो मेरा इसमें ये मानना है कि गायनी के जो हार्मोन्स हैं उनके कारण भी हमारा थायराइड इनबैलेंस हो जाता है। हाइपरथायराइड के कारण उनकी एक आंख बल्ज हो गई है, क्या वो ठीक हो सकती है? इज देयर एनी पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दैट? ठीक हो सकती है, क्योंकि थायराइड का जब हमारा ब्रेन से लिंक होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसका इफेक्ट कभी कभी हमारे आंखों पे भी हो जाता है। क्योंकि ये सिम्टम्स में है ही कि उसका इफेक्ट आंखों पे होता है। आंखों की पलकें जो है, आईलैशेस जो हैं, वो भारी हो जाती हैं थायराइड के बढ़ने से। तो हम रोज अपने हाथों को इस तरह यूं गर्म करें बहुत, और गर्म करके और अपनी आंखों को प्रेशर दें, इतना प्रेशर दें जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसको रब करें, रब करके फिर हल्का हल्का ऐसे करें और फिर 2 मिनट आंखों पर छोड़ दें और फिर पूरे चेहरे को रब करें। ऐसा हम 3 बार से लेके 11 बार तक करें और देखें कि क्या 8 दिन में हमको करने से आराम मिला है। तो पहले तो ये प्रक्रिया करें, फिर उसके बाद हम उसके लिए कोई दवा आपको सजेस्ट करें जिससे कि आपको लाभ हो सके। मैं गारंटी नहीं देती हूँ, मगर यदि आप मेरे पास आएंगे मैं पूरा प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी कि जो कुछ आपके आंखों में डिफेक्ट हो रहा है या छोटी बड़ी हो रही है उसे पूरा ठीक करने का। मैम, मैं 42 इयर्स की हूँ, मेरा T4 बढ़ा हुआ है लेकिन TSH नॉर्मल है, क्या मुझे मेडिसिन लेना चाहिए? डॉक्टर ने तो उन्हें मेडिसिन नहीं दी है, बट उन्हें बहुत ठंड लगती है और स्वेटिंग भी उतनी ही होती है। एज 40 है? 42 इयर्स, यस। हमारा 42 जो एज है वो मेनोपॉज का टाइम है। इस समय हमारा पीरियड जाने का टाइम होता है। तो यही बात मैंने आपको बताई कि हमारे जो गायनिक हार्मोन्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि जब पीरियड जाने का टाइम होता है तो उसमें हार्मोन जो हैं LSH और FSH ये बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वह हमारा थायराइड जो T4 जो बढ़ रहा है वह बैलेंस हो जाएगा। प्रेगनेंसी में अगर किसी को थायराइड डेवलप होता है तो उसके लिए वो क्या करें? प्रेगनेंसी में यदि थायराइड डेवलप होता है तो एलोपैथिक में तो दवा ही लेना होता है। उनका कहना होता है कि यदि हम ये नहीं लेंगे तो बच्चे में कोई ना कोई कमी हो जाएगी। मगर मैं फिर कहूंगी, यदि हमारी डाइट में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम जरूर दवा का सहारा लें। बहुत ज्यादा हो तो दवा का सहारा लें। यदि अनुवांशिक हो, हेरिडिटी हो, तो जरूर दवा लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी वजह से हमारे बच्चे को कोई कमी ना आए। और इनमें से कोई भी कारण नहीं है तो हम अपनी दिनचर्या को सुधारें, हमारे आहार को सुधारें, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को सुधारें, हमारी मन स्थिति को हम संभालें, जिससे कि बच्चे स्ट्रेस नहीं हो। क्योंकि सारे कारण इसी वजह से थायराइड होता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी। और फिर हम एक काम करें, जब बच्चे का मस्तिष्क बन रहा हो और हमें अपने दोनों हाथों को गर्म करके आराम से यहाँ सिर पे रख के
और हमने हमारे मन में भावना बानी चाहिए कि हमारे जो कुछ गर्भ में है वह संतान हमारी निरोग हो, किसी तरह का कोई रोग ना हो। और ऐसी क्रियाएं जब हम करेंगे, जब हम अपनी एनर्जी आंखों के द्वारा उसे देंगे, तो उसे कोई भी रोग नहीं होगा और थायराइड से भी वो बच सकेंगे। Next question for you. My TSH is very low, 0.007. That's a James Bond number. And too much ST forms. How to improve it? मैं चाहूंगी आप इस थायराइड का जो लेवल कम हो रहा है उसको बढ़ाएं। तो हमारी डाइट में अच्छी से अच्छी चीजें लें। इसमें हम गुड़ खाएं, फ्रूट्स खाएं, नमक खाएं। 5 तरह के आयुर्वेद में नमक होते हैं, सैंधव, सोचर, सांभर, समुद्र और बिड़ नमक। ये 5 जो नमक है, इन 5 नमकों को मिलाकर चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाकर 1 ग्राम नमक घी में मिलाकर, मिश्री के साथ मिलाकर हम इसको चाटें। चाट के ऊपर से कोई भी गर्म चीज पिए, भले ही वह इनमें से कोई चाय हो किसी भी तरह की जो मैंने आपको लिखाई है, या गर्म दूध पिए या फिर गर्म पानी ले लें। हम दूध पिएंगे तो 10 मिनट बाद ले लेंगे, क्योंकि फिर भी इसमें प्रश्न आएंगे कि क्या दूध और नमक साथ लेना चाहिए। लेकिन जब हम नमक को दवा के रूप में लेंगे तो उसके बाद हम दूध ले सकते हैं। Next question. How can we treat thyroid जो हेरिडिटी से, हेरिडिटरी थायराइड, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने हालांकि सेशन में बताया था, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट एक बार रिपीट कर दें। हेरिडिटरी यदि थायराइड है, जिनको हो गया है, वे उन कारणों को दूर करें अपनी डाइट से, अपनी चर्या से। अपने सुबह जागने के समय से रात को सोने के समय तक संयमित और नियमित रहेंगे तो थोड़ा बहुत इससे बच सकते हैं। और कभी कभी जरूरत पड़े तो हम जो मैंने लवण वाला प्रयोग बताया है इसी को करें, तो इससे जो थायराइड ज्यादा है वह भी बैलेंस होगा, जो कम है वह भी उससे बैलेंस हो जाएगा। आयुर्वेद की ये एकमात्र सटीक औषधि है। काफी लोग हमसे चैट में जानना चाह रहे हैं कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल हम लोग रख रहे हैं, और इस पूरे चैट की रिकॉर्डिंग डॉक्टर कला कासलीवाल के फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे होगी। विल शेयर ऑल द लिंक्स विद यू इन द चैट। प्लीज डू फॉलो हर देयर फॉर ऑल द अपकमिंग सेशंस एज वेल। एंड उनके बहुत सारे पहले भी वीडियोस हैं, आप देखें और उससे लाभान्वित होएं। एक और क्वेश्चन है, ये जानना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में क्या थायराइड की भी कोई टैबलेट है? आयुर्वेद में भी टैबलेट है। ये सारी जितनी चाय मैंने बताई है आपको, ये सब टैबलेट ही। आप ये टैबलेट बना के रख लें और सुबह सुबह गिटक लें गर्म पानी से। जैसे धनिया है, अब धनिया का पाउडर बना के जरा सा गुड़ में मैश कर लें, दुगना गुड़ ले लें, जितना धनिया है उससे दुगना गुड़ ले लें, उसकी गोलियां बना के रख लें और गर्म पानी लें, उसमें एक गोली घोली और सुबह पी लिया आपने गर्म पानी में। तो आपको उन्हें उबालना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह दालचीनी की भी हम बना लें, लेकिन गोलियां अभी नहीं बनेंगी। बरसात में मत मेहनत करिए, बरसात में पाउडर ही ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे साथ पुष्पा जी उपस्थित हैं और पुष्पा जी कह रही हैं कि दीदी मेरा थायराइड आप ही ने ठीक किया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पुष्पा जी, कैन वी हैव यू हियर फॉर सम टाइम? अगर आप अपना थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे उन्होंने ठीक किया है। लेट मी अनम्यूट यू। पुष्पा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अरे मुझे हेलो। हाँ पुष्पा जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, वी वुड लव टू सी यू। बोले ना। जय जिनेन्द्र कला दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं आपके संस्थान में आई थी पिछले साल और आपने
रुमाल से मेरे गर्दन में ऐसे डाल के ठीक किया था और मेरा उसके बाद से एकदम ठीक है। और उसके बाद में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे हो गया था थायराइड, और अब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस बार जरूरत नहीं है, मेरा थायराइड अभी भी ठीक है। आप तो जनरली अपने आप ही से, लेकिन मेरा अभी इस बार ठीक है, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप Congratulations. Thank you so much. और मुझे एक और सवाल पूछना था। मेरा जो बेटा है 5 साल का है, उसे गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी गैस हो जाती है कि कभी कभी उसके सर में सर दुखता है और फिर वो पूरी रात उल्टियां ही करता रहता है, फिर वो कुछ खा नहीं पाता है। तो उसका मतलब वो पैदा हुआ है तभी से कॉलिक है, उसे गैस की समस्या है। तो अगर आप कोई उपाय बताएं उसके लिए। आप एक काम करें, जी। अजवाइन लें और उसको पीस कर रख लें, अच्छा। और अजवाइन में बराबर की मिश्री मिला दें। 2 चुटकी अजवाइन सुबह खाली पेट और 2 चुटकी अजवाइन शाम खाना खाने के बाद उसको दे दें। अच्छा, उसे हर दिन नहीं होता, लेकिन जिस दिन होता है फिर वो उस दिन पूरा शाम उल्टी उल्टी ही करता है। दवाइयां मत दीजिए क्योंकि उसका लीवर वीक है, तो लीवर को एनर्जेटिक करिए जिससे उसके भूख बढ़े। शायद आपने भी उसको जल्दी खिलाना शुरू कर दिया होगा इसलिए। खाना तो 6 महीने बाद ही शुरू कराया था, बट हाँ, तो 6 महीने बाद जल्दी हो गया ना। अच्छा। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। आज का हमारा आखिरी सवाल, थायराइड से उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जैसे कभी कभी आधा आना या ज्यादा आना, उसे कैसे दूर कर सकते हैं? हम खाना खाने के बाद 1 कप पानी, गर्म पानी पिए। तो जब खाना खाने बैठे तो 1 गिलास पानी उबाल लें, उबाल के रख लें। इतनी देर में वह पीने लायक हो जाएगा।